नेक्स्ट वी हैव बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। अब बाइपोलर और रिलेटेड डिसऑर्डर नाम से जिस तरह जाहिर है कि बाइपोलर, बाय मतलब टू, पोल साइड्स, टू साइड्स। इसमें एक हमारे पास मैनिक एपिसोड भी आ रही है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आ रही है, डिप्रेस्ड एपिसोड जिसमें ज़ीरो एक्टिविटी आ रही है, या एक्टिविटी है भी तो वो नेगेटिव एक्टिविटी है। ठीक है, ये इसके नाम से ही जाहिर हो गया। रिलेटेड टू मूड, मूड की जो दो साइड्स हैं ये उनसे रिलेट करता है। अब जो बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर हैं इनको DSM-5 में जो है वो सेपरेट चैप्टर के तौर पर, सेपरेट डिसऑर्डर के तौर पर प्लेस किया गया है स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम और डिप्रेसिव डिसऑर्डर के दरमियान में। ठीक है, एक ब्रिज की सूरत में करते हैं। इनका ताल्लुक है किस बेसिस के ऊपर? इनकी सिम्टोमोलॉजी, फैमिली हिस्ट्री और जीन्स की बेसिस के ऊपर। आज हम लोग पढ़ेंगे बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। बेसिकली इसमें हमारे पास जो डिसऑर्डर्स हैं वो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर, साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर, सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस्ड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, और स्पेसिफाइड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर एंड अनस्पेसिफाइड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। आज हम लोग करेंगे बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। ठीक है, अब जो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर का क्राइटेरिया बेसिकली ये हमारे पास एक मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है एक क्लासिक मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर की है, जिसे अफेक्टिव साइकोसिस कह लें। जिस तरह पहले कहा जाता था कि या तो साइकोसिस है या उसकी डिप्रेसिव उसकी स्टेट आ रही है। अब इस डिसऑर्डर में क्या है कि अगर साइकोसिस आ रहा है तो लाजमी वो जो बंदा है या बंदी है वो अपनी लाइफ टाइम में वो एक डिप्रेसिव एपिसोड भी, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जो है वो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है या करेगा। ये एक तरह की रिक्वायरमेंट है इस डिसऑर्डर के लिए। अब बाइपोलर 1 डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ अगर हम आएँ तो जो बाइपोलर 1 का डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है ना, वो लाजमी मीट करना चाहिए कि मैनिक एपिसोड फर्स्ट ऑफ ऑल हो, फिर मे बी कि हाइपोमैनिक हो, और देन मेजर डिप्रेसिव। लेकिन मैनिक एपिसोड लाजमी है बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर के लिए। मैनिक एपिसोड देन हो सकता है कि हाइपोमैनिक की बजाय मेजर डिप्रेसिव आ जाए, लेकिन मैनिक तो आ रही है तो मैनिक मेजर चीज़ है और ये लाजमी होनी चाहिए अगर इस डिसऑर्डर के डायग्नोसिस देना है। सो वी हैव मैनिक एपिसोड। अब क्राइटेरिया की तरफ जाते हैं। मैनिक एपिसोड का क्राइटेरिया क्या है? एक डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ एबनॉर्मलिटी या abnormally persistent elevated एक्सपेंसिव और इरिटेटेबल मूड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एनर्जी जिसमें वो बहुत ज़्यादा गोल डायरेक्टेड एनर्जी इंक्रीज़ हुई हो, और ये कम से कम एक हफ्ता रहे और दिन में ज़्यादातर ये रहे। तकरीबन हर दिन होगा एक हफ्ते में, और जो एक दिन का ज़्यादातर टाइम है उसमें ये रहेगा। ठीक है, और इस पीरियड के दौरान जो मूड डिस्टर्बेंस है वो होगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, और आगे हमारे पास 7 सिम्टम्स बताए गए हैं। इनमें से 3 लाजमी होंगे, अगर इन केस 4 होंगे अगर मूड इज़ ओनली इरिटेटेबल। ठीक है, और एक सिग्निफिकेंट डिग्री और रिप्रेजेंट करेंगे नोटिसेबल चेंज यूजुअल बिहेवियर। पहले के डिसऑर्डर में भी बाइपोलर का जिक्र आता रहा है। अब नोटिसेबल चेंज, अब एक बंदा है वो बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक है, अपना गोल डायरेक्टेड बिहेवियर उसका बहुत ज़्यादा है, तो उसका नॉर्मल जो रूटीन है उसमें भी ऐसा ही है जी। वो अपने अगर स्टूडेंट है कोई तो वो पढ़ाई की तरफ ज़रा काफ़ी पैशनेट है जी, मुझे 4 GPA लेना है या मुझे अपनी क्लास में फ़र्स्ट आना है, और वो हर वक्त पढ़ना और एनर्जाइज रहना और सारा कुछ। यहाँ पे हम डिसऑर्डर किसे कहेंगे? क्योंकि डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि ऑर्डर से हट जाना। ठीक है, तो अब ये सारे सिम्टम्स उसके अंदर आए एकदम से तो ये चेंज अनयूजुअल चेंज है। पहले बंदा नॉर्मल रूटीन में हाँ भाई गोल डायरेक्टेड बिहेवियर उसका करता है, हाँ भाई ये अचीव करना है, अपने तय वो लगा हुआ है। ठीक है, नॉर्मल तरीके से, लेकिन एकदम से वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ में घुस जाए और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसके बाद वो फिर या तो वैसा हो जाए या डिप्रेशन में चला जाए, तो ये चीज़ जो है आती है। अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम या ग्रैंडियोसिटी मतलब गुरूर, तनाव, सारी चीज़। स्लीप जो नींद है
उसका कम हो जाना, और तकरीबन 3 घंटे की नींद के बाद वो बंदा जो है वो खुद को समझे कि वो बिल्कुल ठीक है, खुद को रेस्टलेस फील ना करे, रिलैक्स फील करे। अच्छा, बहुत ज़्यादा बोलना। अच्छा, कुछ लोग आम रूटीन में भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं और जब वो टेंशन में भी होते हैं तब भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन डिफरेंस करना है, ठीक है। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि टेंशन हो गई बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, इधर की बात उधर की बात, ज़रा हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को डिफरेंस करना है कि ये डिसऑर्डर है और वो बंदा टेंशन में है तो इस वजह से वो उसकी ये कंडीशन है, ठीक है। केस हिस्ट्री फॉर्म में बहुत से सवाल होते हैं, ये याद रखना है। जब फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होंगे और इस तरह फील होगा कि जो सोचें हैं वो भाग रही हैं, थिंकिंग पे कंट्रोल बिल्कुल ही नहीं रहेगा। डिस्ट्रैक्टेबिलिटी होगी, अटेंशन को ईजीली एक चीज़ से दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा। अब वो बंदा है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उसको कहा जाएगा ये बुक देखो। अब जिस तरह मेरे सामने बुक पड़ी हुई है तारक मंजार, अब कोई बाइपोलर का बंदा है वो न्यूज़पेपर पढ़ा है, मैं उसे कहूँ कि ये वाली बुक पढ़ो, ये बहुत अच्छी है, वो न्यूज़पेपर को एकदम से उसकी टेंशन सारी इसमें आ जाएगी, उसे वो भूल ही जाएगा कि वो पढ़ क्या रहा था, बेशक वो कोई बहुत ही अच्छा आर्टिकल भी हो। अच्छा, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। अगर सोशल वर्क है तो वो बहुत ज़्यादा, स्कूल वर्क है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा, कोई भी एक्टिविटी है, साइकोमोटर एजिटेशन है, ठीक है, पर्पसलेस नॉन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी या फिर हो जाएगी साइकोमोटर एजिटेशन। एकदम से उसके उस गोल से उसका लेना देना नहीं है, पर्पसलेस है, फ़ायदा कोई नहीं है उस चीज़ का। एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज़ दैट हैव हाई पोटेंशियल ऑफ पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा जिनके पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उन एक्टिविटीज़ की तरफ जाना, ठीक है, जिस तरह फुलिश बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। अब साफ पता लग रहा है कि इससे उसको नुकसान हो सकता है, उस बंदे को, अगर कोई बिजनेसमैन है उसको नुकसान हो सकता है जी, उसका बिजनेस डूब सकता है, वो फिर भी उसकी तरफ जाए। अच्छा, जो मूड डिस्टर्बेंस है ये सफिशेंटली जो है वो इम्पेयरमेंट काज करेगी सोशल, ऑक्यूपेशनल और एरियाज ऑफ लाइफ में, और हॉस्पिटलाइजेशन सिर्फ इस सूरत में आप कर सकते हो कि वो ख़ुद को या नुकसान पहुंचा सकता है या किसी और के लिए नुकसान पहुंचा सकता है, या और भी साइकोटिक फीचर्स उसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहा है जिसकी में हाई रिस्क ऑफ पेन है या हाई रिस्क ऑफ थ्रेट है, तो वो उसको हॉस्पिटलाइज फिर किया जा सकता है। क्राइटेरिया डीएम में कहता है कि ये एपिसोड जो है किसी भी सब्सटेंस के या किसी मेडिकल कंडीशन से एट्रीब्यूटेबल नहीं है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस और टू अनदर मेडिकल कंडीशन, ठीक है। एक फुल मैनिक, एक नीचे नोट लिखा हुआ है, जो फुल मैनिक एपिसोड जो होती है वो इमर्ज करती है जब एंटी डिप्रेसेंट ट्रीटमेंट होती है, लेकिन but persist at a fully syndromal level beyond the physiological effect of that treatment is sufficient evidence for a manic episode and therefore a bipolar 1 diagnosis, ठीक है। लेकिन एक persistent जो syndromal level जो होती है ना, जिसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट सारे उसके पता लग रहे होते हैं, उसमें हम बाइपोलर 1 जो है वो डायग्नोज करते हैं, लेकिन एक ट्रीटमेंट के दौरान अगर वो उभर रही है उसमें नहीं, ठीक। नेक्स्ट वी हैव हाइपोमैनिक एपिसोड। अब इसमें क्या है कि डिस्टेंस पीरियड ऑफ एबनॉर्मेलिटी है और परसिस्टेंट एलिवेटेड एक्सपेंसिव इरिटेटेबल मूड है। इसमें भी परसिस्टेंट मूड है, हाइपोमैनिक वाली तमाम सिम्टम्स इसमें भी हैं, लेकिन मैनिक और हाइपोमैनिक में डिफरेंस क्या आता है, टाइम पीरियड का। अक्सर स्टूडेंट्स जो है उनसे पूछा जाए मैनिक और हाइपोमैनिक में क्या फ़र्क है, तो उनका ये जवाब होता है मैनिक में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, हाँ एलिवेटेड मूड है, इरिटेटेबल मूड है, और जो हाइपोमैनिक है इसमें ऐसा वैसा कुछ नहीं, सेम वही सिम्टम्स हैं लेकिन टाइम ड्यूरेशन इसका कम है। मैनिक एपिसोड का टाइम ड्यूरेशन है 1 वीक, इसका टाइम ड्यूरेशन है 4 कंसेक्टिव डेज, और ये सिम्टम्स मोस्ट ऑफ द डे प्रेजेंट होंगे और नियरली एवरी डे प्रेजेंट होंगे। इसमें भी जो पीरियड ऑफ मूड डिस्टर्बेंस है वो होगा, इंक्रीज इन एनर्जी होगा एक्टिविटी में। हमारे पास जो आगे 7 सिम्टम्स बताएंगे उनमें से 3 का होना मस्ट है, और ये परसिस्टेंट नोटिसेबल चेंज होगा बिहेवियर में, ठीक है।
और एक सिग्निफिकेंट डिग्री तक ये प्रेजेंट होगा। इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम या ग्रेंडोसिटी होगी। जो नीड फॉर स्लीप है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होगा। डिस्ट्रैक्टेबिलिटी होगी। इंक्रीज़ इन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, साइकोमोटर एजिटेशन और एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट होगी ऐसी एक्टिविटीज़ में जिनके पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस का रिस्क बहुत ज़्यादा हो। ये एपिसोड बेसिकली एसोसिएटेड है कि जो इंडिविजुअल है उसके करेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन ऐसा चेंज, ऐसी अलामत है कि इसमें चेंज आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज जो नहीं दिख रहा। अनइक्वोकल लिविंग नो चेंज अलामती है, लेकिन वाज़े फ़र्क उस तरह से नहीं दिख रहा होता। ये मूड डिस्टर्बेंस और चेंज जो फंक्शनिंग में है ये दूसरे ऑब्जर्व करते हैं, उस बंदे को खुद इतना खास महसूस नहीं होता। ठीक है, वो रिपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई थोड़ा बहुत मेरे अंदर चेंज आ रहा है, लेकिन मोस्टली जो दूसरे बंदे हैं वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। ये एपिसोड इतनी स्वेट नहीं होती कि जितनी भी सोशल, ऑक्यूपेशनल या फंक्शनल या कोई भी जो मेन टू मेन है लाइफ की उसको ये इफ़ेक्ट करे, या हॉस्पिटलाइजेशन की बारी है, अगर साइकोटिक फीचर्स हैं तो वो मैनिक एपिसोड होगी बाय डेफिनेशन। ठीक है, और ये किसी भी सब्सटेंस के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से ये उससे एट्रीब्यूटेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है वी हैव मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। अब इसमें क्या क्राइटेरिया एम है कि 5 ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, आगे हमारे पास 9 सिम्टम्स की लिस्ट है। ठीक है, ये इनमें से कम 5 या 5 से ज़्यादा जो सिम्टम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे ऑलमोस्ट 2 वीक्स के लिए। ठीक है, have been present during the same 2 weeks period and represent a change from previous functioning। अब इससे मुराद कि उनकी जो प्रीवियस फंक्शनिंग है, अब मैंने का एपिसोड है ना वो 1 वीक चली है, उसके ख़त्म होने के साथ ही या तो हाइपोमैनिक आ रही है, हाइपोमैनिक नहीं भी आ रही तो वो डिप्रेसिव एपिसोड आ गई है। इस तरह से यानी उन्हीं 2 वीक्स के दौरान। ठीक है, 2 मेन चीज़ें होंगी, जो 2 मेन सिम्टम्स हैं उनमें से एक लाजमी होगा, या तो डिप्रेस्ड मूड होगा या लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेयर होगा एक्टिविटीज़ में। ठीक है, अब वो जो आगे हमारे पास 9 पॉइंट्स हैं जिनमें से 5 या 5 से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। एक बात कि डिप्रेस्ड मूड होगा मोस्ट ऑफ द डे और तकरीबन हर दिन होगा। ठीक है, ये जो है ये सब्जेक्टिव रिपोर्ट भी हो सकती है कि उसको सैड फील हो रहा है, एम्पटी फील हो रहा है, होपलेस, या ऑब्जर्व भी कर सकता है कोई और, वो भी कर सकता है। ठीक है, मार्कली डिमिनिश्ड इंटरेस्ट होगा जितनी भी प्लेयरेबल एक्टिविटीज़ हैं नियरली एवरी डे। ठीक है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस होगा बगैर डाइटिंग के, या वेट गेन होगा बगैर खाए। ठीक है, डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हो जाएगा एपिटाइट में, या तो बहुत ज़्यादा खाने लग जाएगा या तो बहुत खाना ही छोड़ देगा। इंसोम्निया होगा या हाइपोसोम्निया होगा, हाइपरसोम्निया, या तो नींद उड़ गई बिल्कुल या हर वक्त सोया रहने वाला हिसाब। कुछ लोग होते हैं जिनको टेंशन में हो ना तो उनको नींद बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन ये उससे हट के। ठीक है, अब साइकोमोटर एजिटेशन होगी या रिटार्डेशन होगी। ठीक है, साइकोमोटर एजिटेशन मैंने बता दिया, रिटार्डेशन मतलब उन्हें समझ ही कुछ नहीं आएगा वो करें तो करें क्या। ठीक है, थकन का एहसास होगा, फटीग होगी, लॉस ऑफ एनर्जी होगी, और फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, लगेगा मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ या काम की नहीं हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और या एक्सेसिव या इनअप्रोप्रिएट गिल्ट, कुछ भी नहीं किया होगा फिर भी समझे कि जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है या मुझसे कोई गलती हुई है, खुद को गिल्ट फील होगा उनको। ठीक है, और सोचने की, कंसंट्रेट करने की, इनडिसिसिवनेस की जो एबिलिटी है उनकी डिमिनिश्ड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ होंगी, और सुसाइडल आइडिएशन उनकी रिकरेंट होंगी और एक स्पेसिफिक प्लान के साथ होंगी। ठीक है, और या फिर वो सुसाइड अटैम्प्ट भी करेंगे या स्पेसिफिक प्लान बनाएंगे कि वो सुसाइड करें तो कैसे करें। ठीक है, अब ये जो सिम्टम्स हैं ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस या इम्पेयरमेंट कॉज करेंगे सोशल, ऑक्यूपेशनल और तमाम इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शनिंग में। और ये एपिसोड जो है ये किसी सब्सटेंस या मेडिकल कंडीशन के इफेक्ट से एट्रीब्यूटेबल नहीं है। अगर देखा जाए तो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर का बेसिक क्राइटेरिया बताया गया है। क्राइटेरिया जो उसमें कि एटलीस्ट 1 मैनिक एपिसोड, ठीक है, A to D अंडर मैनिक एपिसोड जो है वो लाजमी हो। ठीक है, जो अकरेंस है मैनिक और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड की, ये स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिफोरम, डेलुइनल डिसऑर्डर,
या स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर जो है ये उनसे एक्सप्लेन नहीं हो सकती। आगे कोडिंग और रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस है, जो डायग्नोस्टिक कोड है बाइपोलर 1 डिसऑर्डर का, ये उसकी टाइप ऑफ करंट और मोस्ट रीसेंट एपिसोड के ऊपर बेस करता है और करंट सिवियरिटी के ऊपर बेस करता है। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में अगर मोस्ट करंट एपिसोड उसकी मैनिक है, उसका कोड आगे मेंशन करना है, और आया वो माइल्ड है, वो मॉडरेट है, वो सीवियर है, उसकी सिवियरिटी कितनी है उस हिसाब से। और फिर आगे डिप्रेस्ड जो रीसेंट एपिसोड डिप्रेस्ड या मोस्ट रीसेंट एपिसोड अनस्पेसिफाइड, उन सब का ये बताया हुआ है, ठीक है। अब अगर बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में साइकोटिक फीचर्स आ रहे हैं, उसके साथ भी इनको कोड के साथ मेंशन करना है। पार्शियल रिमिशन हो रही है तब भी, और फुल रिमिशन है तब भी इनके कोड स्पेसिफाई DSM-5 में दिए हुए। DSM-5 खोल के पढ़ लेनी है थोड़ी सी, तो उसमें बताया गया है, ठीक है। ICD के मुताबिक भी बताए हुए, DSM-5 के अकॉर्डिंग भी इसमें है। नेक्स्ट वी हैव डायग्नोस्टिक फीचर्स।